नमस्कार मित्रों, विकास दिव्य कीर्ति एक डरपोक और कम्युनिस्ट किस्म का इंसान है। जी हां, आपने एकदम सही सुना जो मैंने कहा कि विकास दिव्य कीर्ति एक डरपोक और कम्युनिस्ट किस्म का इंसान है और जैसा गुरु वैसे ही इसके चेले। करेक्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग ये भी साबित करेंगे और इसके अलावा अभी लल्लन टॉप पे जाकर इन्होंने जो अपना जो सफाई प्रस्तुत की है, उस सफाई के ऊपर भी जो प्रश्न हमारे खड़े होते हैं, उन सवालों को भी हम लोग आज रखेंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि ये या इनके चिंटू जितने हैं वो उन सवालों के जवाब जनता को दे। करेक्ट। तो देखिए, पहले तो बात ये करते हैं कि मैंने ये क्यों कहा कि विकास दिव्य कीर्ति एक डरपोक इंसान है। जरा इस पे हम लोग बातचीत करेंगे और इसको एकदम आज जितनी भी बातचीत होगी बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से, पहले भी जो मैंने वीडियो रखा था आपने अगर देखा हो तो बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से एक एक चीज को बाकायदा बड़े आराम से और एक गुरु के रूप में जैसे सम्मान के साथ बात करना चाहिए था वैसे ही मैंने बात किया था। आज भी पूरे सम्मान के साथ ही बात करूंगा, लेकिन यदि हमारी संस्कृति के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। उससे सवाल तो कम से कम बनते हैं और उसे सवाल, उसके जवाब उससे अपेक्षित हैं, उसे जवाब देना चाहिए। मैंने क्यों कहा कि विकास दिव्य कीर्ति एक डरपोक आदमी है? देखिए, मैंने क्या किया कि जो पहला वीडियो अपना डाला था, वो पहला वीडियो अभी जो मैंने आपको दिखाया कि ये बौरा गए हैं और संस्कृति के ऊपर कुछ भी हमला कर रहे हैं, तो मैंने बड़ी कायदे से वो वीडियो बनाया था। 14 नवंबर को मैंने वो वीडियो यूट्यूब के अपने चैनल पे अपलोड किया। 15 तारीख तक वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था। बहुत से लोगों ने उसको देखा, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स किए उसके ऊपर। और 15 तारीख को मैं क्लासेस में व्यस्त रहा। शाम को मैंने सोचा कि लाओ एक बार देखते हैं कि अगर इनके चिंटुओं ने कोई जवाब दिया हो तो उसके ऊपर मैं भी अपना प्रत्युत्तर रखूं। जब मैंने 15 तारीख की शाम को वो वीडियो खोलने की कोशिश की तो मुझे ये विंडो मिलती है। विंडो पे क्या लिखा था? दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम बाई दृष्टि IAS। अब ये जो दृष्टि IAS है, ये विकास दिव्य कीर्ति जी की कोचिंग का नाम है। तो आप सोचिए, मेरे एक जरा से वीडियो से इनकी कोचिंग को इतना डर लग गया कि उन्होंने मेरे उस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम करते हुए उस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करवा दिया। कॉपीराइट क्या था? क्या मैंने कॉपी किया था? मैंने सिंपल सी चीज ऐसा था कि उस वीडियो में, जो मेरा पहला वीडियो था, मैंने इनके वीडियोस की क्लिप उठाई। भाई सीधी सी बात है, मैं ये चाहता था कि कल को ये या इनके चिंटू कहीं ये ना क्लेम करने लग जाए कि आपने सर की बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इनका स्टेटमेंट, ओरिजिनल जो इन्हीं का स्टेटमेंट है, चाहे वो माता सीता के बारे में हो, शंभुक वध के बारे में हो, या जो हमारी वर्ण व्यवस्था के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था उसके बारे में हो, ऐसे 3 वीडियोस की क्लिप मैंने लगाई थी। और हर वीडियो के साथ अपना जो वर्जन है, जो हमारा प्रश्न उठता है या इनके इसके ऊपर जो हमें अपनी बात कहनी थी, हमने वो बात रखी। मात्र टोटल मेरे ख्याल से लगभग 3 मिनट का इनका वो वीडियो था और वो पूरा वीडियो जो था 34 मिनट का था। तो लगभग 34 मिनट में 3 मिनट का इनका वीडियो था। उसके आधार पर, और उसमें भी कोई इनका, मैंने ऐसा नहीं है कि इनके उससे कोई मैंने कोई ऐसी चीज कॉपी की है जिसको कॉपी नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, आपका स्टेटमेंट लगाया है और आपके स्टेटमेंट पे जवाब लगाया है, उसको इन्होंने खैर कॉपीराइट क्लेम करके उस आधार पे मेरे वीडियो को डिलीट करवा दिया। मैंने और भी पड़ताल की तो पता चल गया कि हाँ भाई, इसी वजह से, कॉपीराइट क्लेम की वजह से इसको डिलीट किया गया। खैर, मैंने उसके बाद क्या किया कि उस वीडियो में से, जो मूल वीडियो था, उसमें से इनकी बाइट्स हटा दी और इनकी बाइट्स हटाने के बाद नया वीडियो रीपोस्ट कर दिया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस थंबनेल के साथ कि बौराए तो थे ही, पर अब इस वीडियो से ये डर गए। तो इस थंबनेल के साथ मैंने वो वीडियो पोस्ट किया। वो वीडियो भी काफी अच्छा गया, पहले वाले से ज्यादा ये जो है ये सेकंड वीडियो पॉपुलर हो गया और लोग उसके ऊपर लगातार कमेंट कर रहे हैं। इनके चिंटू भी खूब इसमें बौखलाए हुए हैं और इनके चिंटू भी उसके ऊपर खूब जवाब, खूब जो है उल्टा सीधा लिखे पड़े हैं। आज उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। खैर, दूसरा एक और कारण बताना चाहूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डरपोक है। डरपोक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये समझिए, अभी जब इनको जवाब देना हुआ तो आप ये बताइए कि ये जवाब देने के लिए कहां गए? ये जवाब देने के लिए, और ऐसा नहीं केवल मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, देश में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि इनसे प्रश्न कर रहे हैं। मैंने यहां पे कुछ लोगों के यहां पे लगाया है। भाई, मैं इनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी ये थंबनेल मैंने ली है, कृपया आप लोग इसके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम ना करें। मैं दिखाना चाहूंगा, नित्यानंद जी है, नित्यानंद मिश्रा जी, संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान हैं। इनका अपना चैनल है, बहुत सी किताबें लिख चुके हैं ये। इन्होंने भी इनके ऊपर वीडियो बनाया, लाखों व्यूज इसके हो चुके हैं इस वीडियो के। इन्होंने भी इनको कहा कि भैया, अगर आपको जवाब देना है तो एक बार हमारे साथ कहीं डिबेट में बैठिए।
ये है सर है, ये आईएएस, ये खुद आईएएस है, और ये संदीप दीक्षित सर हैं, और इन्होंने भी अपने चैनल, इनका चैनल है जयपुर द जयपुर डायलॉग्स, और उसके ऊपर उन्होंने ये वीडियो बनाया, और वीडियो बना के इनको चैलेंज किया कि भाई आओ तुम डिबेट करने के लिए, कई सारी चीजों के लिए चैलेंज किया, लेकिन ये भाई साहब वहां नहीं गए। ये एक दिल्ली के व्यक्ति हैं और इनका एक चैनल है सब लोग तंत्र। इन्होंने भी अपने चैनल पे बहुत ही तार्किक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से साक्ष्यों को रखते हुए वीडियो बनाया, और इसके बाद इन्होंने भी कहा कि भैया मैं तो दिल्ली में ही बैठा हूं, आओ मुझी से डिबेट कर लो। लेकिन इन लोगों से डिबेट करने नहीं आए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास आओ डिबेट करने के लिए, लेकिन ये बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने आपको बुलाया, संस्कृत के विद्वान हैं। आप जिस वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं उसका इनको अध्ययन अच्छा है, आप इनसे आते डिबेट करते नहीं। इससे डिबेट करने नहीं, इन लोगों से डिबेट करने नहीं उतरे। किससे डिबेट करने गए? ये लल्लन टॉप पे पहुंच गए। और अगर लल्लन टॉप का इनका आपने पूरा इंटरव्यू देखा हो तो उस पूरे लल्लन टॉप के इंटरव्यू में उस एंकर ने केवल वो क्या करता रहा, इनको एक प्लेटफॉर्म देता रहा कि ये आए और अपनी बकवास वहां पे परोस के चले जाएं। कोई भी उनसे ऐसा लॉजिकल प्रश्न नहीं किया गया कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। डिबेट होनी चाहिए थी ना। मैं कहता हूं चलिए अच्छा लल्लन टॉप पे ही आप करते, लल्लन टॉप का एंकर रखते, इनमें से किसी विद्वान को इनवाइट करते कि भाई अगर आप नित्यानंद मिश्रा जी को बुला लेते और नित्यानंद सर एक तरफ बैठते, एक तरफ आप बैठते, बीच में एंकर बैठा देते और इसके बाद डिबेट होने देते, लेकिन आपने वो भी नहीं होने दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, ये भाई साहब बहुत डरपोक इंसान है। अब इनकी व्यक्तिगत सोच सोचिए। एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन आप सोचिए इन्होंने अपना सरनेम रखा है दिव्य कीर्ति। दिव्य कीर्ति अपना सरनेम रखा है। मैं मानता हूं ये इनके पिताजी द्वारा दिया हुआ सरनेम नहीं होगा। भाई जैसे मैं भी अपने नाम के साथ सरनेम लगाता हूं भारत, ये मेरे पिताजी का देव दिया हुआ नहीं है। लेकिन जब मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ता था तो उस समय हुआ क्या कि हम साथ के कई बच्चों ने ये सोचा कि देश में जातिगत आधार पे बहुत सारा बंटवारा होता है, देश में जातिगत आधार पे बहुत सारी राजनीति होती है, तो इसलिए ना हम मिश्रा हैं, ना हम सिंह हैं, ना हम कटियार हैं, ना हम कुरील हैं, हम सीधे अपने देश के नाम को अपने सरनेम की तरह लगाएं, हम अपना सरनेम भारत लगाना चाहते हैं। और इस सकारात्मक विचार के साथ मैंने ही नहीं, उस समय आईआईटी कानपुर के बहुत सारे बच्चों ने अपना सरनेम हटाया और सबने भारत सरनेम लगाना चालू किया था, और तब से मैं अपना नाम ओमेंद्र भारत लिखता हूं। अब इन्होंने सोचिए अपना सरनेम क्या रखा है, दिव्य कीर्ति। मतलब कीर्ति के इतने भूखे हैं और उसमें भी दिव्य कीर्ति के भूखे हैं। तो ये मैं मानता हूं इनके पिताजी द्वारा दिया हुआ नहीं है। मैं इनसे फिर से कहना चाहूंगा अगर इनके पिताजी द्वारा दिया हुआ है तो कृपया मुझे करेक्ट कर दें, लेकिन मेरा मानना है कि ये दिव्य कीर्ति इनके द्वारा स्वयं लिया हुआ सरनेम है। इसी से इनके अंदर की जो छुटपन सोच है वो पता चल जाती है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। मैं आज बहुत ही तैयारी के साथ इनके जो वीडियो को मैंने देखा, बाकायदा एक एक पॉइंट मैं सुनता गया जो लल्लन टॉप पे इन्होंने दिया, और एक एक चीज को सुनते हुए फिर मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं। मैं बड़ी ही शालीनता से इनसे कहना चाहूंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस वीडियो के साथ ये सारे प्रश्न मैंने दो प्रकार के प्रश्नों को कैटेगराइज किया है। एक जो लल्लन टॉप का इनका रिप्लाई है, उस लल्लन टॉप के रिप्लाई के ऊपर मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं, और इसके बाद इनके कुछ और पुराने वीडियो, क्योंकि ये उसमें केवल 2 वीडियो पे बात कर रहे हैं। एक जो माता सीता के बारे में इन्होंने कहा है उस पे बात करते हैं, दूसरा शंबुक वध पे बात करते हैं। 2 वीडियो के अलावा जो बाकी और भी वीडियो हैं उसके ऊपर ये चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारी उनकी व्यक्तिगत सोच के आधार के वीडियो थे। इसमें क्या है, ये पोथी ओथी लेके चले आए और पोथी के आधार पर स्वयं को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। अभी मैं वो भी उसकी खाल उधेड़ने की कोशिश करता हूं। पूरा अभी प्रश्न रखूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके से उन्होंने एक तरफा केवल बात हुई है। इसलिए मैंने हेडिंग डाली है लल्लन टॉप पर दिए एक तरफा इंटरव्यू पर प्रश्न। चलिए प्रश्नों पे आते हैं। पहला इन्होंने एक कमेंट किया और मैं उस कमेंट पे ही अभी आगे बात करना चाहूंगा। इन्होंने कहा जितने हिंदू वो लोग हैं, मतलब जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, जितने हिंदू वो लोग हैं उतना ही हिंदू मैं भी हूं। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। पहली बात, ये स्वयं को हिंदू मानते ही कहां हैं। एक इनका वीडियो ही आपको आराम से मिल जाएगा YouTube पे। मैं इसको अब फिर से इसकी क्लिप नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि फिर ये कॉपीराइट क्लेम कर देंगे, डरपोक आदमी ठहरे। तो इसलिए आपको YouTube पे ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें ये कहते हैं मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, आप इसको सुनिए। इसमें ये इस तरीके से कहते हैं, केवल इतनी ही बात नहीं कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूं। इसमें आगे ये बताते हैं, ये कहते हैं कि मेरे घर में बहुत बड़ा मंदिर है। सुनिएगा ध्यान से बात को, ये क्या कहते हैं। अब मुझे ही बताना पड़ेगा, इनकी क्लिप मैं लगा नहीं सकता हूं, नहीं तो ये कॉपीराइट क्लेम कर देंगे। इन्होंने ये कहा कि मेरे घर में बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, देवियां भी हैं, हर वैरायटी के देवता मैंने रख रखे हैं। और इसके अलावा मतलब इन्होंने नहीं, इनके घर वालों ने रख रखे हैं।
अब इसके बाद कहते हैं कि हर देवी है उसमें, इसके अलावा क्रिश्चियन देवता जो हैं वो भी हैं, मरियम वगैरह वो भी हैं, साईं बाबा भी हैं, सारे हैं। कहते हैं लेकिन मैं वहां पे नहीं जाता हूं, लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्टेड है परिवार के द्वारा कि यदि आप उस तरफ जाएं तो अपनी चप्पल जूते जो है वो उतार के जाएं। इसलिए जब मैं उधर जाता हूं तो भाई इतनी बात मान लेता हूं, चप्पल जूते उतार देता हूं। दूसरी चीज, साल में एक आध बार ऐसा होता है, जैसे भाई दिवाली वाली पे हो जाता होगा कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के पूजा करना चाहता है, तो उसमें वो मुझसे भी एक्सपेक्ट करता है कि मैं भी आके बैठूं। तो ठीक है, उनकी खुशी के लिए सही, मतलब इनकी कोई खुशी नहीं है, परिवार की खुशी है, इसलिए जाके ये बैठ जाते हैं। इसलिए यदि आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि जितने हिंदू वो हैं उतना ही हिंदू मैं हूं, आपका ये स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। दूसरा एक और उदाहरण देता हूं, एक और वीडियो की मैं एक और वीडियो का चर्चा करना चाहूंगा। जो वीडियो शंभूक वध को लेके प्रचलित है, जो अभी YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, कई जगह मिल जाएगा YouTube पे, उसकी स्टार्टिंग में जो ये बात कहते हैं जरा उस पे गौर करिएगा, बहुत ध्यान से बारीकी से सुनिएगा। और वो किसी किताब से नहीं उन्होंने बोला है, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। स्टार्टिंग कमेंट आप सुनिए। स्टार्टिंग कमेंट वो ये देते हैं कि जो लोग राम भक्त हैं उन्हें राम भक्ति करने का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार जो लोग राम भक्त नहीं हैं उनको उसकी एनालिसिस करने का अधिकार है। तो बच्चों से कहते हैं तो आइए चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। यानी आप अपने उस स्टेटमेंट से ही स्वयं को साबित कर देते हैं कि कम से कम आप राम भक्त नहीं हैं, आप एनालिसिस करना चाहते हैं, राम को जो है उसकी समीक्षा करना चाहते हैं, लेकिन राम भक्त नहीं है आप। ये आपने उसी में स्वीकार लिया और बच्चों को भी ये चीज साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, राम भक्त ना बनो, समीक्षा करते हैं इसकी बैठ के। ओके, तो इससे साबित हो जाता है कि इनका जो ये स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट गलत है। आप स्वयं को हिंदू मानते ही नहीं है। आज चूंकि चारों तरफ से देश भर से आप के ऊपर लगातार वीडियोस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लोग दबाव डाल रहे हैं, इसलिए स्वयं को आज हिंदू साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल हिंदू नाम रख लेने से आप हिंदू नहीं बन जाते। बहुत सारे वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, जिनका नाम अगर आप देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो एकदम पक्के पंडित जी हैं, एकदम सीधे, बहुत बड़े जो है सनातनी हैं। लेकिन जब आप उनके विचारों को पढ़ेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये तो लगातार सनातन संस्कृति के ऊपर हमला करते हैं। ये तो वो व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। एक और इन्होंने बात कही, मैंने ट्विटर पर कम समय गुजारा है, अध्ययन में अधिक। अभी आप देखेंगे कि जो ये कह रहे हैं कि मैंने अध्ययन में अधिक समय गुजारा है, मैं इनसे सीधी सी बात करना चाहूँगा। अभी जो मैंने एक चर्चा की थी ये दृष्टि IAS के ऊपर, ये वीडियो बनाया है संदीप दीक्षित सर ने जयपुर डायलॉग्स में। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा, ये वीडियो एक बार जरूर देखिए, जरूर देखिए किस तरीके से इन्होंने इनको धोया है कि इन्होंने लल्लन टॉप में जो जो बातें रखी है ना। क्या कहते हैं कि मैंने जो है वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी थी, मैंने तो वो जो है एक कौन सा पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, JNU के प्रोफेसर हैं, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी और उसके आधार पे बच्चों को वो एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इन्होंने बाकायदा इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, पहली बात तो तुम ये बताओ तुम IAS कब बने, तुम IAS कब बने। इन्होंने पहले एक वीडियो बनाया था संदीप दीक्षित सर ने, ये स्वयं IAS हैं, तो इन्होंने इनसे पूछा कि तुम IAS कब बने, तो इन्होंने जवाब दिया, विकास देवी कीर्ति, नहीं मैं भाई सर का कहना है, संदीप सर का, कि मैंने अपने साथ के जो दूसरे लोग थे जो जिस साल का ये बताते हैं कि IAS में सेलेक्ट हुए थे, उस साल के जो लोग थे उनसे पूछा कि भैया ये कभी मसूरी गए थे क्या ट्रेनिंग में, तो पता चला ये कभी मसूरी तो गए नहीं। फिर जब इन्होंने वीडियो बना के पूछा कि तुम कब IAS बने, तो इनको समझ में आ गया कि अब पोल पट्टी खुल जाएगी, तो सच्चाई बता दो। तो इन्होंने बताया कि नहीं मैं प्रॉपर IAS कभी नहीं बना, IFS भी नहीं बना, IRS भी नहीं बना, मैं तो जो है ग्रेड 2 की पता नहीं कौन सी डिफेंस में कहां की नौकरी मुझे मिली थी। सर ने फिर पूछा संदीप सर ने कि भाई ये बताओ कि तुम्हें जो कुछ भी नौकरी मिली थी, कहीं मिली हो, पोस्टल में मिली हो, रेलवे में मिली हो, एक कोई वहां से ज्वाइनिंग लेटर के लिए कोई तो ऐसा सर्टिफिकेट, कोई तो कागज आया होगा ना डिपार्टमेंट की तरफ से, वो जो कागज आया था अगर आपके पास हो तो कृपया वो डिस्प्ले करिए, दिखाइए। लेकिन वो भी आज तक दिखा नहीं पाए। तो ये एक नंबर के झूठे और धूर्त इंसान है। तो खैर जो कह रहे हैं मैंने बहुत सी किताबों को पढ़ा, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि आपने चलिए ट्विटर पे नहीं समय बिताया, आप कह रहे हैं कि मैंने अध्ययन में बहुत समय बिताया। किस प्रकार का अध्ययन कर रहे थे भैया, किस प्रकार का अध्ययन कर रहे थे? अगर आप इनके लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू सुने तो उसमें आगे आप बढ़िए थोड़ा सा, तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो पुरुषोत्तम अग्रवाल वाली जब वो उन्होंने किताब पढ़ी और उन्होंने देखा कि वो सीता माता वाला वो स्टेटमेंट आता है, तो स्टेटमेंट सुन के कहीं मुझे भी झटका लगा, अरे राम ने ऐसा कैसे कह दिया। तो इनको झटका तो लगा, लेकिन उस झटके के लिए जो उनको आगे अध्ययन करना चाहिए था वो अध्ययन नहीं किया। भाई मैं भी पढ़ाता हूं,
मैं IIT के लिए जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं मैं उनको फिजिक्स पढ़ाता हूं, ठीक, और आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, 15-16 साल हो गए पढ़ाते हुए। अगर कहीं कोई डाउट आ जाता है कि ये कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी पूरी रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जो थ्योरम्स है उसको एक बार जाके डिटेल में पढ़ते हैं। अगर कहीं कोई डाउट आ गया तो वे पूरी चीज फिर से पढ़ी जाती है और पढ़ने के बाद फिर बच्चे को क्लेरिफाई किया जाता है। इन्होंने कोई क्लेरिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई ये कम्युनिस्ट आदमी ठहरे, इनको तो किसी भी प्रकार से बच्चे के दिमाग में सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर भरना है। तो अगर पुरुषोत्तम अग्रवाल जो कि JNU के कम्युनिस्ट प्रोफेसर हैं, उनकी किताब में एक ऐसी चीज मिली तो इनको चाहिए था कि बाकायदा ये पीछे जाते और वाल्मीकि रामायण उठाते, मूल ग्रंथ जो है उसको उठाते और मूल ग्रंथ उठाने के बाद उसमें समीक्षा करते, उसको पढ़ते, थोड़ा उसके आगे जाते, थोड़ा उसके पीछे जाते। भाई हम लोग छोटे थे तो एक कविता का अगर भावार्थ लिखना होता था तो हम भी उसमें संदर्भ और प्रसंग लिखने के बाद उसके साथ ही उस कविता का भावार्थ लिखते थे। तो आपने पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक किताब में थोड़ा सा कुछ पढ़ा, ना उसका मूल संदर्भ ढूंढने का प्रयास किया, ना उसका प्रसंग ढूंढने का प्रयास किया, बस वहां से आपको 2 लाइन मिल गई, आपने उठाया कि चलो क्लास में आज जहर उगल के आते हैं और आप खड़े हो गए बच्चों के दिमाग में जहर भरने के लिए। हैं जो संदीप दीक्षित सर का ये वीडियो है, संदीप दीक्षित सर का आप वीडियो पढ़ेंगे सुनेंगे तो इसमें ये बताते हैं कि ये जिस उसकी बात कर रहे हैं सर्ग की, वो उसमें 16वां सर्ग है और केवल 16वां सर्ग, क्योंकि इन्होंने तो भाई साहब ने वाल्मीकि रामायण उठाने की, और बल्कि ये स्वीकारते हैं, लल्लन टॉप के इंटरव्यू में ये स्वीकार रहे हैं कि मैंने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, मैंने तो केवल जो है उसके आधार पे, पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब के आधार पे ही बच्चों को जाके बता दिया। अरे भाई क्यों नहीं पीछे गए पढ़ने के लिए? तो संदीप दीक्षित सर उसमें बाकायदा दिखाते हैं कि 16वां सर्ग है वो, और उसके बाद 17वां सर्ग है, 18वां सर्ग है, उसको पूरे को ग्रुप में पढ़ना पड़ेगा, तब आप उसका पूरा भाव निकाल पाएंगे। अब आप समझिए 2 लोगों के बीच में वार्ता हो रही हो, 2 लोगों के बीच में वार्ता हो रही हो, लंबी वार्ता चलती है और उस लंबी वार्ता में कहीं कोई एक मुहावरा बोल दिया गया, उदाहरण के तौर पे जैसे किसी ने बोल दिया धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब एक भाई साहब वहां बैठ के सुन रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि कुत्ता वर्ड उठा लिया और बताया ए ने बी को कुत्ता कहा, ए ने बी को कुत्ता कहा, केवल इतना वर्ड उठाया और इतने पे ही वो उछल गए। भाई पूरा संदर्भ लीजिए ना, क्या बातचीत चल रही थी, क्या हो रहा था, क्या डायलॉग चल रहा था, और पूरा मुहावरा भी नहीं उठाया आपने, उसमें से केवल एक कुत्ता वर्ड उठाया और कह दिया ए ने बी को कुत्ता कहा। इससे क्या आपको लगता है कि इन्होंने इस पूरे वार्ता का जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो आगे इंफॉर्मेशन दी लोगों को, वो क्या करेक्ट थी? क्या वो उन्होंने न्याय किया उसके साथ? कतई न्याय नहीं किया। तो ये व्यक्ति अध्ययन करता है, जो ये कह रहा है कि मैंने ट्विटर पे समय कम बिताया है, मैंने अध्ययन ज्यादा किया है, तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है ये अध्ययन केवल इस बात का करते थे कि ऐसे कम्युनिस्ट लोगों की किताबें पढ़ो और उसमें से ऐसी चीजें छान छान के निकालो, यानी अध्ययन भी केवल इस बात का छान के निकालो कि जिससे बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा सके। उसका आप पूरा संदर्भ देना ही नहीं चाहते, बच्चों को पूरी बात बताना ही नहीं चाहते, आप बच्चों को केवल उतना बताना चाहते हैं जिससे उनको भड़काया जा सके, उनको सनातन संस्कृति के खिलाफ बहकाया जा सके। तभी ऐसे जो प्रोफेसर होते हैं, ऐसे जो लेक्चरर होते हैं, इन्हीं लेक्चरर, इन्हीं टीचर्स के द्वारा JNU के अंदर जो है जहरीले बच्चे पैदा किए गए, है ना। कुछ समय में जो गाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये इसी टाइप के टीचर होते हैं जो कि बच्चों के दिमाग में जहर भरते हैं, अपनी संस्कृति के खिलाफ उनको एकदम आग उगलने के लिए जो है तैयार कर देते हैं। तो ऐसे टीचर से हमें बच के रहना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जो मैंने अगले इसमें पॉइंट लिखा है कि ये लोग जो भी अध्ययन कर रहे हैं, ये केवल सनातन संस्कृति पर आक्रमण करने के साधन ढूंढने मात्र के लिए अध्ययन करते हैं। तो इनके अध्ययन का दायरा बड़ा सीमित है। इनको ये पता है कि इन्हें पूरा सच नहीं बताना है, उतना ही सच बताना है। जैसे कि आप एक उदाहरण समझिए, महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ तो उनको जब ये बताया गया कि अश्वत्थामा मर गया, तो उन्होंने सोचा कि सबसे सत्यवादी कौन है, भाई युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर से पूछा जाए। युधिष्ठिर ने एक स्टेटमेंट दिया, अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। हुआ क्या कि जब वाकुंजरो जब बोला जाता है, वाकुंजरो मतलब हो जाता है कि वो हाथी, कि मतलब मरा तो है लेकिन नर मरा है या हाथी, उनको संशय उन्होंने व्यक्त करने का, अपने स्टेटमेंट में संशय व्यक्त करने का प्रयास किया। ठीक, तो क्या हुआ कि जिस समय वाकुंजरो बोला गया उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो क्या हुआ कि द्रोणाचार्य केवल इतना सुन पाते हैं, अश्वत्थामा मरो नरो, यानी नर मरा है। तो इससे जो है उनको शॉक लग गया, उन्होंने आगे का स्टेटमेंट पूरा सुना ही नहीं, और उसके आधार पे देखिए, मतलब एक ही स्टेटमेंट से उनका वध हो जाता है। उन्होंने शस्त्र रख दिए और उनका वध हो गया। होना यह चाहिए था भाई, अगर युधिष्ठिर बोल रहे थे, चलिए आप नहीं सुन पाए,
नहीं सुन पाए आप, लेकिन उनका मुंह तो चल रहा होगा ना, आप देख तो रहे थे, उनसे उन्हीं से तो बात कर रहे थे, आपको दिख रहा था, आपने इतना स्टेटमेंट सुना, अश्वत्थामा मरो नरो, आगे वो मुंह चल रहा था लेकिन आप नहीं सुन पाए क्योंकि शंख बज गया पीछे से। तो आपको चाहिए था कि भैया आप शंख का जो ध्वनि जब बंद हो जाती तब रुकते और युधिष्ठिर से पुनः कहते, युधिष्ठिर तुमने क्या स्टेटमेंट दिया, जरा एक बार फिर से बता दो, फिर से सुन लेते। तो आप पूरा स्टेटमेंट सुने ही नहीं और उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया और आप जाके वहां जमीन में बैठ गए और आपका सर कट गया। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि ये दिव्यकीर्ति जी भी वही काम करते हैं। इन्होंने क्या किया कि पूरे स्टेटमेंट में से उतना पार्ट उठाया जितने से इनका एजेंडा फुलफिल होता हो, और एजेंडा फुलफिल करने मात्र के लिए ये अध्ययन कर रहे हैं। यही चीज आज के वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, समझाने की प्रयास कर रहा हूं। अंतिम बात, इन्होंने एक लल्लन टॉप वाले इंटरव्यू के बारे में इन्होंने एक बात यह भी कही कि मैं तो तुलसीदास जी की समीक्षा कर रहा था, जो स्त्री समीक्षा, फिर इसके बाद दलित समीक्षा, इन सारी चीजों को लेके उनकी समीक्षा कर रहा था, उनकी प्रशंसा कर रहा था, है? तो मतलब कि उनकी प्रशंसा करने के लिए कि बड़े प्रगतिशील लेखक है वो, और प्रगतिशील लेखक है इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों को हटा दिया जिससे कि बाद में दिक्कत हो सकती थी। इसका मतलब आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने जो जो लिखा उससे उनको जो है वो उनको आप नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि को आप नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और तुलसीदास को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कौन होते हैं किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाने वाले? हैं? जो मूल रामायण जिसने लिखी आप उसी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और ये आप आपकी ये सोच दिखाती है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तो बात की मैंने लल्लन टॉप वाले इंटरव्यू की, अब मैं बात करना चाहूंगा उन वीडियोस की जो वीडियोस पे ये बात ही नहीं कर रहे हैं। जो लल्लन टॉप में इन्होंने इंटरव्यू उठाए उसके लिए तो ये पोथी लेके आ गए, लेकिन अब मैं जो वीडियोस की बात आपके सामने रख रहा हूं, वीडियो क्लिप नहीं लगा सकता हूं क्योंकि भैया फिर वही कॉपीराइट वाली बात, तो वीडियो क्लिप नहीं लगा सकता हूं। यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अब मैं जरा बात करना चाहूंगा, इनका एक वीडियो है, जरा ध्यान समझिए, जिसमें ये कहते हैं मेरी व्यक्तिगत समझ कहती है। सोचिए क्लास में लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं, और ये क्या बता रहे हैं, ये कहते हैं मेरी व्यक्तिगत समझ कहती है। व्यक्तिगत समझ एकदम किताबों वाली बात नहीं कि किसी किताब के पीछे छुप के ये बैठ जाएं और बचा लें, अपना बचाव कर लें, नहीं। व्यक्तिगत समझ वीडियो में कह रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत समझ कहती है कि पति के साथ जंगल में रहना 3 सासों के साथ महल में रहने से बेहतर है। प्रसंग ये था, क्लास में ये डिस्कस कर रहे हैं कि सोचिए सीता जी जब भगवान श्री राम को कैकेयी जी ने वनवास करा दिया तो वो जंगल जाने को तैयार बैठे हैं, और सीता जी के सामने अब ये था कि अब ये तो चले जाएंगे 14 साल के लिए, और मुझे ये कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि मुझे 14 साल तक जो है 3 सासों का, है ना भाई, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तो 3 सासों का जो है मुझे सेवा करनी पड़ेगी। तो ये बताना चाह रहे हैं, बताओ, अच्छा लड़कियों से पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम्हें अगर 3 सासों की सेवा करनी पड़े तो तुम लोग करोगी? है? अब उन्होंने क्या बोला, लड़कियों की आवाज नहीं आती है, लेकिन ये बोल देते हैं कि निश्चित रूप से आप भी यही कहेंगे कि पति के साथ जंगल चलो, ये 3 सासों की सेवा कौन करेगा। यानी आप उन लड़कियों के दिमाग में क्या भरना चाह रहे हैं? उन लड़कियों के दिमाग में ये भरना चाह रहे हैं तुम्हारी भी जब शादी हो तो तुम जो है सास की सेवा ना करना। यानी भारतवर्ष का जो संयुक्त परिवार का कल्चर है आप उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के अंदर ये जहर भर रहे हैं आप। ओके, एक और इनके स्टेटमेंट की बात करना चाहूंगा, और उस स्टेटमेंट के द्वारा आप कर क्या रहे हैं, माता जानकी का भी अपमान कर रहे हैं कि माता जानकी सास की सेवा ना करके जंगल जाना बेहतर समझती है। मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं। एक स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया कि ये सब रूढ़वादिता है। एक वीडियो, एक और है वीडियो, आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये सब रूढ़वादिता है कि आज की लड़कियां विवाह के पूर्व संबंध नहीं बना सकती हैं। कहते हैं कि समाज अपने नियम खुद बना लेता है। जो लड़की अगर शादी के पहले भी संबंध बनाना चाहे, जैसे अभी जया बच्चन जी ने अपने नातिन के लिए कह दिया है कि अगर तुम बिना शादी के भी मां बन जाओ तो मुझे दिक्कत नहीं है, वही ये काम कर रहे हैं। यानी ऐसे जो वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं ये हमारी संस्कृति को ही छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। मतलब आप सोचिए क्लास में लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, सबको आप क्या समझाना चाह रहे हैं, संबंध बनाओ शादी के पहले भी कोई दिक्कत नहीं है, ये समझाना चाह रहे हैं। ये बच्चों के दिमाग में जहर भरना चाह रहे हैं। भैया आप बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ना, आप पढ़ाने के लिए बैठे हैं, वो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको और मजबूत बनाइए, उनको ब्रह्मचर्य के पालन के बारे में बताइए, उनको योग ध्यान प्राणायाम अध्यात्म के बारे में बताइए, उनको मजबूत बनाइए, उनके चरित्र को मजबूत बनाइए, उनके चरित्र को गिराने का प्रयास मत करिए। मतलब गिरता है तो और गिरा दो, है? अरे अगर कोई गिर रहा है तो उसको उठाने का प्रयास करना होता है। ये गुरु की भूमिका होती है। गुरु की ये भूमिका नहीं होती कि बच्चा अगर हल्का फुल्का बहक रहा है उसको और बहका दो कि बेटा तुम सही बहक रहे हो, तुम उसी तरफ बहकते रहो, है? ये काम ये करते हैं। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी वो जवाब दे। अच्छा,
एक वीडियो और इनका जो YouTube पे आपको मिलेगा, मैंने अपने पहले वीडियो में उसका उल्लेख किया है, मैं दोबारा उसको रखना चाहूंगा क्योंकि उस पर किसी ने कोई जवाब दिया नहीं। उस वीडियो में ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने 3000 वर्षों तक शिक्षा जगत पर और वैश्यों ने व्यापार जगत पर 100% कब्जा कर रखा था। इसका मतलब अपने इस स्टेटमेंट से आप क्लास में बैठे हुए बच्चों के बीच में जातिगत विभेद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आपके जो वो वीडियो हैं वो, भाई आप तो ऑनलाइन टीचर हैं, बहुत सारे लोग देखते होंगे, तो उस वीडियो के माध्यम से समाज में भी बच्चों के बीच में जातिगत विभेद पैदा करने की आप कुचेष्टा कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर आघात कर रहा हूं। मैं आपसे सीधा प्रश्न करता हूं, आपने जो ये कहा कि 100% कब्जा था, भैया महर्षि वाल्मीकि क्या थे, महर्षि वेदव्यास क्या थे, आपको बताने की जरूरत है क्या? अगर थोड़ा भी अध्ययनशील हैं आप तो पढ़िए जरा उनके बारे में, वो क्या थे, किस समाज से आते थे, किस वर्ण के थे, क्या उनको भारत की जो संस्कृति के लोग मानने वाले लोग हैं क्या उनको पूजते नहीं है क्या? बताइए। अच्छा, रामायण महाभारत की रचना करने वाले वो लोग हैं और किस वर्ण से हैं? ब्राह्मण कुल में तो नहीं उनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण किस कुल में जन्म हुआ? उनका जन्म मान लीजिए क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन उनको माना जाता है यदुवंशी, यादवों के बीच में रहे, उनको यदुवंशी कहा जाता है। आज के हिसाब से कहा जाए तो ओबीसी होते थे। और उनके मुंह से जो उच्चारित हुई गीता है वो हमारे समाज की, सनातन संस्कृति की सर्वोच्च पुस्तकों में मानी जाती है। तो इसलिए यदि आप ऐसा विभेद जनता के बीच में, आप अच्छे उदाहरण नहीं दे सकते तो कम से कम बुरे उदाहरण मत दो, है ना? आपको चाहिए था कि ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ये उदाहरण देके आपको बच्चों के दिमाग में ये भरना चाहिए कि नहीं, सनातन समाज हमेशा एक रहा है और हमें सनातन समाज को और अब एक करने की आवश्यकता है। बच्चों के बीच में किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। ये गुरु का काम है सर, मैं बताऊंगा आपको, आप मुझसे सीनियर हैं, लेकिन आप ऐसी जो हरकतें कर रहे हैं इसलिए मुझे उसके ऊपर बोलना पड़ रहा है। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि एक टीचर के ऊपर एक टीचर को कमेंट करना पड़े, लेकिन करना पड़ रहा है। करें क्या? आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो मेरी संस्कृति पर अगर आप आक्रमण करेंगे, फिर आप कोई भी हो, मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा और आपसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। ठीक, तो आप बच्चों के हृदय में इस तरीके का जहर न भरें तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, अब मैं वीडियो को समाप्त करने की तरफ बढ़ूंगा। पहले तो जो पिछले वीडियो की, अब पिछले वीडियो पे ही मैं आ जाता हूं। पिछले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने जो समर्थन किया, मैं उन सभी का करबद्ध जो है आभार व्यक्त करता हूं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी चीजें लिखी कि ज्ञान का अहंकार एक ज्ञानी व्यक्ति को रावण बना सकता है ना? जो ये दिव्य कीर्ति सर अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, कह रहे ज्ञान का अहंकार एक आदमी को रावण बना सकता है। एक लंका विकास सर ने भी बना ली है, केवल पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, चिंतन भी करना पड़ता है। ये क्या पढ़ा आपने, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें से क्या छाटा और उसको कितने अच्छे तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही गुरु का काम है। श्याम जी हैं, उन्होंने कहा। मनीष जी कह रहे हैं बहुत सुंदर सर, भगवान के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, विकास सर गलत है। बहुत सही, अच्छी बात कही आपने। राहुल जी क्या कह रहे हैं? सर आज भी जब किसी के घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है तो उसमें तथाकथित उत्तरकांड, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उत्तरकांड गलत है, उत्तरकांड मूल रामायण का भाग था ही नहीं। उत्तरकांड के पाठ, अच्छा वो उसमें लल्लन टॉप में कहते हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि उत्तरकांड था ही नहीं। अरे जब है तो हम कैसे करें, ना करें? गुरु क्यों हो भाई, टीचर क्यों हो तुम? अगर आप टीचर हैं तो आपका काम है, चलिए आप बताइए कि उत्तरकांड इसमें दिया हुआ है, लेकिन यह भी बताओ कि ये जो है उत्तरकांड इसमें बाद में जोड़ा गया था, ऐसा हमें लगता है और उसके बहुत सारे प्रमाण हैं। मैंने प्रमाण पिछले उसमें प्रस्तुत किए थे और बहुत सारे लोगों ने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि उत्तरकांड जो है मूल रामायण का हिस्सा नहीं था। कम से कम यही बच्चों को बताओ कि जो सबसे पुरानी रामायण आज हमारे पास उपलब्ध है वो 6ठी शताब्दी की है और वो वाल्मीकि रामायण जो उपलब्ध है उसमें मूल रामायण वही है और उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। कुछ तो बताओ बच्चों को, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चूंकि आपका क्या है कि एजेंडा, ये आपका एजेंडा है कि बच्चों को भड़काना है, तो उसमें संबूक वध दिया है, उसमें माता सीता के बारे में परित्याग की बात लिखी हुई है, तो सारी कुछ चीजें आपको बतानी है, तो इसलिए आपका एजेंडा उसमें फुलफिल होता है, तो वही आपको काम करना है। बालेंद्र जी कहते हैं बहुत अच्छी बात, बहुत सही कहा उपेंद्र भारत जी आपने, विकास हमारे सनातन संस्कृति को नष्ट करने में लगा हुआ है। एकदम सही बात कही आपने। ये शरवण जी कह रहे हैं विकास जैसे लोग हिंदू नाम का आवरण ओढ़कर हिंदुत्व व सनातन संस्कृति की आलोचना वो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपने बात कही। तो ये तो बात हो गई जो समर्थक थे उनकी। अब मैं लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में आ रहा हूं। जो ये विकास दिव्यकीर्ति जी के चिंटू हैं, यानी कि इनके जो चेले चापड़,
उन्होंने उस पे खूब गंद फैलाई हुई है, खूब अंट-संट बकवास कर रहे हैं। तो जरा उन चिंटुओं का भी जवाब देना बनता है ना, उनकी बातें भी पढ़ना और उनकी बातों का भी रिप्लाई करना, क्योंकि मैं उनकी तरह विकास दिव्यकीर्ति की तरह डरपोक नहीं हूं। मैं साहसी व्यक्ति हूं, एक अध्यापक हूं, और अध्यापक को साहसी ही होना चाहिए। तो इनके जो कटाक्ष हैं या जो भी इनके उत्तर, जो भी इनके बकवास है, उसका जवाब देते हैं। पहली बात, मैंने जो देखा कि जो भी आ रहे हैं, बहुत सारे आए हैं, मैंने उनमें से कुछ छांटे हैं जो कि मुझे लगा कि ये ज़्यादा इसके ऊपर उत्तर देना बनता है, तो मैंने उन कमेंट्स को उठाया है। मैंने कहा 3 प्रकार के कमेंट्स हैं। पहला, जो उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण, और 80% ऐसे ही कमेंट है जिसमें उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण किए हैं, ये साबित करने का प्रयास किया कि यार तुम तो मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, विकास सर जो है बड़े बुद्धिमान है। ठीक, खैर मैंने अभी पूरी एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर किसी ने ध्यान से पूरी एनालिसिस सुनी होगी तो उसको समझ में आ गया होगा कि उनका एजेंडा क्या रहता है, पूरा जो अध्ययन भी करते हैं उसका क्या एजेंडा होता है। एनीवे, दूसरा जो प्रकार का कमेंट मुझे मिला है वो है पूर्णतः अतार्किक यानी इलॉजिकल या वीक लॉजिक के साथ प्रस्तुत किए गए कमेंट, ठीक, इनके चिंटुओं के। और तीसरा है जिसमें समवॉट लॉजिक, कुछ तो तार्किकता है, उनकी भी बात हम लोग करेंगे। जैसे एक जन कह रहे हैं, सर डॉक्टर दिव्यकीर्ति पर वीडियो बनाकर फेमस होना चाहते हो आप, वैसे हमने तो आज तक आपका नाम सुना नहीं था, तो बेटा तुम्हें नाम सुनाने के लिए मैं अपने वीडियो नहीं बनाता हूं, पहली बात। दूसरी चीज कि पॉपुलर होना चाहता हूं इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। बेटा ऐसा है ना कि जो तुम्हारी उम्र है उतने साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, पॉपुलर होने की यानी कि जितने भी लोग ये वीडियो बना रहे हैं, मैं ही नहीं, जो अभी मैंने बताया संदीप दीक्षित जी बना रहे हैं, नित्यानंद जी बना रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, और वो आज से ही नहीं बना रहे हैं, न जाने कब से बना रहे हैं। बीच में एक मुद्दा आया तो उस मुद्दे के ऊपर भी उन्होंने वीडियो बनाया। मेरे भी चैनल उठा के देख लेना, न जाने कितने वीडियो पड़े होंगे। यही एक दिव्यकीर्ति मिली है मुझे वीडियो बनाने के लिए, और जितने व्यूज इस पे, इससे ज्यादा व्यूज वाले वीडियो भी आपको उसमें आराम से मिल जाएंगे। तो इसलिए पॉपुलर होने मात्र के लिए नहीं, अगर तुम्हारे सर कोई बात गलत कहेंगे, जितनी मैंने एनालिसिस प्रस्तुत की है जरा कायदे से केवल सुन लेना, तो उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पॉपुलर होने के लिए हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर कोई हमारी संस्कृति पे हमला करेगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। एक भाई साहब ये है उज्जवल सेगर सागर जो भी हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे सर पर कुछ तो लिखा है इन्होंने, क्या कह रहे हैं, तुहार सर पे जितना बाल हो तो उतना सर विकास सर बुक पढ़ चुके हैं। अरे तुम्हारी, ठीक है, मेरे सर पे थोड़े बाल कम हैं, मुझे लगता है तुम्हारे विकास सर के सर पे भी इतने थोड़े कम ही बाल हैं। लेकिन अगर यही लॉजिक है कि जिसके सर पे जितने बाल होंगे वो उतना विद्वान होगा, तो बेटा फिर इस आधार पे तो देश के बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होंगे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे जिनके सर पे बाल ही नहीं है, वो तो पूरा खोपड़ी खाली हो चुकी है। इसका मतलब कि तुम मानते हो, तुम्हारे जैसे लोग ये मानते हैं कि वो सब जो है वो मूर्ख हैं, है ना। ये भगवान, मतलब जैसा गुरु वैसे ही चेले एकदम मिल रहे हैं। अच्छा, कितनी किताबें पढ़ी, कौन सी किताबें पढ़ी हैं? पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब पढ़ी या फिर उसके बाद वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी, है ना। वो चीजें आपको समझना पड़ेगा कि और किस किताब में से क्या एक्सट्रैक्ट करके लेके आए और बच्चों के सामने क्या प्रस्तुत किया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितनी किताबें पढ़ी ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है। खैर इस पे एक भाई साहब, एक चैनल है द RN शो, उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई भी किया कि पढ़े हुए तो ओवैसी भी हैं, बैरिस्टर हैं, जिन्ना भी बैरिस्टर थे, लेकिन देश में क्या कर रहे हैं। पहले जिन्ना ने पूरे देश को तोड़ा, आज ओवैसी जो है देश के अंदर दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है। एक और भाई साहब है, कहे डरा रहे हैं, ये तो क्या नाम है इनका, पूरा नाम पढ़ता हूं इनका, सूर्यकेश प्रजापति। क्या कह रहे हैं ये सूर्यकेश प्रजापति जी, कह रहे हैं बेटा बहुत रेलेंगे विकास दिव्यकीर्ति सर जी के ऊपर, अगर कुछ गलत टिप्पणी किए तो सुधर जाओ, नहीं तो जो फेमस होने का भूत चढ़ा है वो उतर जाएगा। डरा रहा है भाई, ये तो है डरा रहा है। ऐसा है बेटा, डराने का प्रयास मत करो। हम लोग नकली हिंदू नहीं है, है ना। जो तुम्हारे सर हैं, तुम्हारे सर जो अपने आप को कहते हैं कि हम भी उतने हिंदू हैं जितने हिंदू वो हैं, हम उन राम को असल में पूजते हैं जिन राम ने लंका पे चढ़ाई कर दी, वो रावण से नहीं डरे, हम उनको पूजते हैं। तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। अरे यार डराओ नहीं, अपनी उतना ही पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है, ठीक। तो इसलिए फालतू डराने का प्रयास ना करो, लेकिन संज्ञान में लेने की जरूरत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, इस व्यक्ति को नजर में रखने की जरूरत है कि अगर कुछ भी कहीं कोई गलत होता है मेरे साथ तो उसके जिम्मेदार ऐसे लोग होंगे। एनीवे, डरता नहीं हूं, लेकिन इनको संज्ञान में रखने की जरूरत है। आगे एक बात कह रहे हैं, विकास सर हैज मोर नॉलेज मोर रीजन बेस्ड ऑन रिलायबल सोर्स। बेटा तुम लोग को वही तो दिक्कत है कि तुम लोग सोर्स, अब पुरुषोत्तम अग्रवाल को अगर सोर्स मानते हो,
जो कि सेकेंडरी टर्चरी जो है वो जाके सोर्स बनता है, जो मूल स्रोत है उस पे जाओगे नहीं तो तुम्हें यही समझ में आएगा। और तुम्हें जो उन्होंने दिमाग में भर दिया है, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो सत्य को अगर पकड़ने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। एनीवे, एक बार एक जन क्या कह रहे हैं, क्या नाम है इनका, स्टडी अड्डा क्लासेस, मतलब अड्डा ही चला सकते हैं ये लोग। तो स्टडी अड्डा वाला क्या कह रहा है, कहते हैं कि आपके पास 821 सब्सक्राइबर हैं, सो सैड। अरे भाई, इनको दुख हो रहा है कि मेरे केवल 821 सब्सक्राइबर हैं। अरे भाई चलिए, इस पे भी किसी ने जवाब लिखा है। क्या लिखा कि पाकिस्तान के टैंक गिराने को एक अब्दुल हामिद काफी है, 821 तो बहुत है। तो खैर इनको जवाब मिल गया कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं इससे मेरी विद्वत्ता का ज्ञान नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो देश में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनके यूट्यूब चैनल ही भी नहीं होंगे बेटा। तो जिनके यूट्यूब चैनल ही नहीं है, तुम क्या उनको विद्वान नहीं मानोगे? और मेरे 821 सब्सक्राइबर, मैं कोई रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूं। मुझे जब कोई विषय मिलता है तो मैं YouTube पे आता हूं, अपना वीडियो डाल के चला जाता हूं, फिर मैं अपने पढ़ाने में लग जाता हूं। मुझे अपना पढ़ाना भी तो मेरा मूल काम क्या है, पढ़ाना। मेरा कोई एजेंडा चलाना काम नहीं है तुम्हारे विकास सर की तरह। जब मुझे कोई विषय मिलता है तो उस विषय पर मैं वीडियो डालता हूं। जो पसंद करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, वो अपना जाने। मेरा जो कर्तव्य है कि जो सत्य लगता है वो बच्चों के सामने, जनता के सामने, अपने सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। ठीक। एक जन क्या कह रहे हैं, सर विकास दिव्य कीर्ति तथ्यों के आधार पे बात करते हैं, जो सच है वो सच है। दिव्य कीर्ति बनना कोई आसान काम नहीं है, नदी के दो विपरीत ठिकाने हैं। एक जन ने ये भी कहा था, कमेंट लगाना भूल गया मैं, कि तुम्हें विकास दिव्य कीर्ति का एक, मेरे लिए कह रहे हैं व्यक्तिगत आक्रमण, तुम्हें विकास दिव्य कीर्ति का 1% बनने में 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अरे भैया, मैं इसी जन्म में नहीं बनना चाहता हूं, 7 जन्म क्यों लूंगा उनका 1% बनने के लिए? मुझे बनना ही नहीं विकास दिव्य कीर्ति। मैं ओमेंद्र भारत हूं और ओमेंद्र भारत ही रहना चाहता हूं। मुझे और कुछ बनने की आवश्यकता कतई नहीं है। ठीक। जितना आपके सब्सक्राइबर हैं, फिर आ गए, जितना आपके सब्सक्राइबर हैं उससे ज्यादा विकास सर ने IPS IFS बना रखे हैं। बेटा ऐसा है ना, मैं भी IIT के लिए पढ़ाता हूं। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे अलग अलग IITs में सेलेक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे आज लाखों के पैकेज पे काम कर रहे हैं। आज IAS IPS भी बने हैं, ऐसे मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं। और अगर तुम्हें पता करना हो तो मेरी कोचिंग आ जाना, पूरी लिस्ट लगी हुई है हर साल के कि कब 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 कौन सेलेक्ट हुआ है। तो इसलिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, तुम लोग का दिमाग काम करता नहीं है। हाँ, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि मेरे पढ़ाए हुए कौन से बच्चे कहां कहां सेलेक्ट हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मैंने अपने बच्चों के अंदर कौन से संस्कार भरे, उनको कितना अच्छा इंसान बनाया कि वो जीवन में आगे जाके अपने राष्ट्र पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, ना कि उस पर शर्म करें। तुम्हारे सर यही काम कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वामपंथी बन जाएं, कम्युनिस्ट बन जाएं और देश की संस्कृति पर ही प्रश्न उठाते रहें। खैर, इनके इस कमेंट पे कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। एक जन लिख रहे हैं कि विकास जी ने कितने IAS बनाए ये अलग मुद्दा है और सनातन विरोधी होना अलग मुद्दा है। सच्चाई तो यही है, वो कितने IAS बन गए उससे मतलब नहीं है। वो IAS बनने के बाद भी अगर आपने उनके अंदर जहर भर दिया है तो वहां पे भी जाके वो गंदगी ही फैलाएंगे। दूसरी चीज, एक और किसी ने कमेंट लिखा, सांभवी मिश्रा जी ने कमेंट किया है, कहा बात सब्सक्राइबर की नहीं, बात सनातन धर्म की है। और रही बात आपके दिव्य कीर्ति सर की, वो तो खुद भी IAS नहीं है, ही इज नथिंग बट चीटर एंड फ्रॉड, जो कि संदीप दीक्षित सर ने भी साबित किया कि वो IAS है ही नहीं। कहां वो IAS है? वो एक चीटर हैं, एक फ्रॉड हैं, धूर्त हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देश की जनता, देश की जो आने वाली पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ी जो उनके पास पढ़ने जा रही है या उनसे प्रभावित हो रही है, उनके दिमागों में गलत बातें भरने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज का जो ये वीडियो था, आज का वीडियो यही था कि ये जो इंसान है विकास दिव्य कीर्ति, ये एक डरपोक व्यक्ति है। ठीक, ये साबित हो गया, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेरा वीडियो हटाया, जिस तरीके से ये केवल लल्लन टॉप पे जाके अपनी बात कह के चले आए, किसी का सामना नहीं किया इन्होंने, कोई भी वहां पे व्यक्ति नहीं बुलाया गया जो इनसे प्रश्न करता। ठीक, और वो एंकर तो कोई प्रश्न कर नहीं रहा था। दूसरी बात, कम्युनिस्ट व्यक्ति हैं, यानी कि एकदम सेलेक्टिव चीजें छांटते हैं जिससे कि सनातन संस्कृति पर हमला किया जा सके। कम्युनिस्ट व्यक्ति वही होता है जो लगातार अपने राष्ट्र की संस्कृति पर हमला करता रहता है। वो चाहता है कि ये राष्ट्र जड़ विहीन हो जाए, संस्कृति विहीन हो जाए, और यही इनका प्रयास है। ठीक, और इनके चिंटुओं को भी मैंने जवाब दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और जो भी ऐसे लोग मिलते हैं उनको ये सारा जवाब सुनना भी चाहिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं विकास दिव्य कीर्ति जी कि मैं इस वीडियो के साथ ये सारे प्रश्न लगाऊंगा, आप इस पे जवाब दीजिए। ये एपिसोड 2 था, एपिसोड 1 पहला था,
जिसमें कि जिसको इन्होंने हटवाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने दोबारा डाल दिया और रीपोस्ट किया था। ये एपिसोड 2 है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप जो है इस पे सही उत्तर नहीं देते हैं, दूसरी चीज यदि आपके और ऐसे मुझे वीडियोस मिलते हैं जिसमें कि मुझे आपत्ति होती है और आप भविष्य में भी आगे कभी ऐसी कोई ऊट पटांग बातें कहते हैं और हमारे देश की जनता को भले वो आपसे पढ़ रही हो, अगर आप उसे भटकाने का बहकाने का प्रयास करेंगे तो मेरे जैसे जागरूक लोग, ऐसे शिक्षक आपके ऊपर प्रश्न जरूर उठाएंगे। हम एपिसोड 3, 4, 5 जितने बनाने पड़े हम वो एपिसोड बनाएंगे और देश की जनता के सामने आपका जो सही रूप है वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक, किताबें पढ़ना मात्र महत्वपूर्ण नहीं होता है, उन किताबों से आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करके किस रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जय श्री राम, जय मां शारदे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ की।